हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत, प्रकार और विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियों के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो किसी भी व्यक्ति में अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहला है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने मानव व्यवहारों की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के आधार पर की और ये बताया कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यवहार क्यों करता है। परंतु मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 में मैकडूगल ने द्वारा दिया गया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो दिया किसने है, मैकडूगल ने, और सन 1908 में। ठीक है, कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन करके हमें बताया कि मानव कोई व्यवहार क्यों करता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के आधार पर अध्ययन किया, लेकिन सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची प्रस्तुत की और ये बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। जो मूल प्रवृत्ति होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, संवेग से उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली आपकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। इसका संवेग क्या है, भय। यानी कि जब आपको भय लगता है, डर लगता है, तब आप उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, वहाँ से पलायन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ये उत्साह, कॉम्बैक्ट। ठीक है, इसका संवेग क्या है, क्रोध। जब आपको क्रोध आता है तब जो आपकी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये उत्साह, युद्ध करने की इच्छा, लड़ने की इच्छा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये उत्साह। नेक्स्ट है निवृत्ति, और इसका जो संवेग है वो है घृणा। यानी कि जब आपको किसी भी चीज़ के प्रति घृणा होती है तब आप उससे निवृत्ति, छुटकारा पाना चाहते हैं। फोर्थ है मातृत्व या संतान की कामना। इसका संवेग है वात्सल्य। जब वात्सल्य की या संवेग उत्पन्न होता है, ठीक है, तो जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, मातृत्व, जो संतान की इच्छा होती है। फिफ्थ है शरणागति, और संवेग है करुणा इसका। यानी कि जब व्यक्ति में करुणा होती है तो वह शरण देने की प्रवृत्ति रखता है। इसके बाद सिक्स्थ है, ये आपकी टोटल 14 है, 14 है। ठीक है, सिक्स्थ है काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल डिजायर। ये कब आती है, इसका जो संवेग है वो क्या है, कामुकता। सेवंथ है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, और इसका संवेग है वंडर, आश्चर्य। जब आश्चर्य होता है तब हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे किसी भी बच्चे ने अगर सपोज सबसे पहले हाथी को देखा, ठीक है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि अरे इतना बड़ा, ये क्या है। ठीक है, अब उसको जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जानना चाहेगा कि ये इतना बड़ा है तो कितना खाता होगा, क्या खाता होगा, कैसे चलता होगा, कितनी तेज दौड़ पाता होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है समर्पण, और इसका जो मूल संवेग है वो है आत्महीनता। यानी कि जब आत्महीनता का भाव उत्पन्न होता है तब व्यक्ति समर्पण की मूल प्रवृत्ति उसमें आती है। नाइन्थ है गौरव, आत्माभिमान। ठीक है, जब अभिमान होता है तब उसमें मूल प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गौरव कहते हैं। जब अपने ऊपर आत्माभिमान, ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। इसके बाद आती है सामूहिकता, एकाकीपन। जब व्यक्ति लोनलीनेस यानी कि अकेलापन महसूस करता है तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो किसकी होती है, ग्रुप में जाने की, समूह बनाने की। इसके बाद जो है भोजनान्वेषण, और इसका संवेग है भूख। यानी कि व्यक्ति को जो भूख लगती है तो वो भोजन का अन्वेषण, भोजन को खाना चाहता है। अगली है संग्रह, और संवेग है स्वामित्व। यानी कि स्वामित्व, ओनरशिप। जब ओनरशिप का संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति क्या करना चाहता है, जो उसको संग्रह, किसी भी चीज़ को हड़पना, ठीक है, इकट्ठा करना। नेक्स्ट है रचनात्मकता, और इसका संवेग है कृतिभाव, करने की इच्छा। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की इच्छा, उससे क्या आती है, मूल प्रवृत्ति रचनात्मकता, कंस्ट्रक्शन। और लास्ट है हास, इसका संवेग है आमोद।
यानी कि आमोद, जब हम हंसते हैं तो उसका संवेग क्या है, आमोद उसको हम कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, ठीक है, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया सन 1954 में, ठीक है, मैस्लो ने किया। ये आपको ध्यान रखना है किस सिद्धांत को किसने दिया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टेट वगैरह में आपका 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि जो मांग का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत है, वो निम्न में से किसने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मैस्लो ने आवश्यकता का क्रम निम्न से उच्च की ओर प्रस्तुत किया। इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। जो इन्होंने क्रम दिया है, तो मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना सबसे ज़रूरी है। यानी कि जब हमें आवश्यकता होती है तब हमारा व्यवहार उस तरफ प्रेरित होता है, यानी कि हम उसके लिए अभिप्रेरित होते हैं। अब जो मैस्लो ने आवश्यकताओं का क्रम बताया है निम्न से उच्च की ओर, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली आवश्यकता बताई है प्रथम स्तर में शारीरिक अवस्थाएं, ठीक है, जो कि सबसे ज़रूरी हैं। जैसे शारीरिक अवस्थाओं में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे भोजन, पानी, आराम, यौन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, यानी कि जिनके बिना रहना लगभग असंभव है, ठीक है, भोजन, पानी, आराम। अब जो है दूसरी है सुरक्षा की अवस्था। जब व्यक्ति की शारीरिक अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जो उसकी सेकंड स्टेज आती है वो सेफ्टी नीड्स, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकताएं आती हैं। यानी कि वो समाज में सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है, निर्भयता, जो भय है, ठीक है, और चिंता, इसको ख़त्म करना चाहता है। अब इसके बाद तीसरा स्तर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, संबंधता, स्नेह की आवश्यकताएं, ठीक है, लव नीड्स। जब ये तीनों अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तीनों पूरी हो जाती हैं, तब इसके बाद आती है सम्मान की आवश्यकता, ठीक है। अब व्यक्ति को समाज में सम्मान चाहिए। जब सम्मान भी पूरा हो जाता है तो इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो कि 5वें स्तर पर है, ठीक है। इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। तो देखिए, आत्मसिद्धि का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उसमें दिलचस्पी, ठीक है, आत्मसिद्धि पाना चाहता है, परम ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट स्टेज है। अब जो है इसके बाद तीसरा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का अंतर्नोद का सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो देखो, अंतर्नोद के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। यानी कि अंतर्नोद क्या है, अंतर्नोद वो क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं जो हमें आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, ठीक है, जो आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने 1943 में किया था। किसने किया था, हल ने। कब किया था, 1943 में। इसके संदर्भ में डेसियल ने कहा है कि अंतर्नोद, डेसियल जो है आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है। यानी कि आवश्यकता प्राप्ति के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं वो क्या है, वो सब अंतर्नोद होती हैं, ठीक है, प्रणोद होती हैं, चालक होती हैं, ड्राइव, अर्थात शारीरिक तनाव उत्पन्न कर आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पन्न शक्ति का प्रवाह ही अंतर्नोद है। यानी कि अंतर्नोद की वजह से ही हमें क्या होता है, शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है, हमें तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम सदैव प्रयासरत रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अंतर्नोद क्या है, जैसे भूख, प्यास, काम आदि। भूख आपकी अंतर्नोद है, चालक है, लेकिन भोजन क्या है, आवश्यकता है। अब भूख की वजह से ही हमें तनाव उत्पन्न होता है और हम भोजन को पाने के लिए प्रयास करते हैं। अब आपका फोर्थ जो है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सिगमंड फ्रायड ने किया है, ठीक है, सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, कौन कौन से, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, ठीक है, अचेतन यानी कि। और इन्होंने बताया कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो किस में होती हैं, सब अचेतन मन में निहित होती हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अभिप्रेरणा के 2 मूल कारक होते हैं, कौन कौन से, मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन।
अब जो है फिफ्थ है आपका अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फोपमैन और बोल्स ने, ठीक है। इसके अनुसार यानी कि जो आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत है, इसके अनुसार मनुष्य अपने वातावरण में स्थित प्रत्येक वस्तु स्थिति से प्रभावित होकर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोत्साहन कहते हैं। और प्रोत्साहन भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो धनात्मक प्रोत्साहन और दूसरा ऋणात्मक प्रोत्साहन, ठीक है। तो धनात्मक प्रोत्साहन यानी कि जो लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक प्रोत्साहन। जैसे भोजन, पानी, पुरस्कार। आप जो है, आपको भूख लगी थी, आपको भोजन मिल गया, ठीक है, यानी कि धनात्मक पुरस्कार है। आपको प्यास लगी थी, पानी मिल गया, धनात्मक पुरस्कार है। इसी तरह जो अवार्ड दिया जाता है वो भी धनात्मक प्रोत्साहन है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋणात्मक प्रोत्साहन, यानी कि जो लक्ष्य की ओर बढ़ने से हमें रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे बालक ने कोई भी कार्य किया, आपने उसको क्या दे दिया, दंड दे दिया, यानी कि बालक अब उस कार्य को नहीं करेगा। तो दंड, बिजली का झटका, ये सब आपके ऋणात्मक प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है अधिगम का शरीर क्रिया का सिद्धांत, सिक्स्थ, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्गन ने किया था, और मॉर्गन ने के अनुसार प्राणी की प्रतिक्रियाएं किसी बाहरी उद्दीपन पर निर्भर ना रहकर शरीर संरचना प्रेरक स्थिति पर निर्भर करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणाओं का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मोटिवेशन। तो आपकी मोटिवेशन को, जो अभिप्रेरणा है, उनको दो में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सबसे पहली है सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरी है नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी कि इस अभिप्रेरणा में व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है। जैसे अब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को कर रहा है, यानी कि इससे व्यक्ति को प्रसन्नता, सुख एवं संतोष प्राप्त होगा। इसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो भी कहते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति कोई कार्य अपनी इच्छा के अनुसार ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव मोटिवेशन कहेंगे। इस अभिप्रेरणा में व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों की इच्छा, दबाव या बाह्य प्रभाव के कारण उस पर यानी कि जबरदस्ती कार्य कराया जाता है, ठीक है। तो बाह्य प्रभाव के कारण उसे कार्य करना पड़ता है। जैसे अभिभावक माता पिता दंड पुरस्कार देकर, प्रतिद्वंद्विता का भाव पैदा कर या निंदा करके, प्रशंसा करके बालक को नकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। जैसे जो आपका पुरस्कार, प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन का भाव है, ये सब आपके आ जाएंगे निगेटिव मोटिवेशन में। कोई बच्चा सपोज अगर वो खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, और जो उसके अभिभावक हैं वो उसको क्या करना चाहते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में लाना चाहते हैं, यानी कि अगर वो पढ़ता है तो उसको अवार्ड देते हैं। अब यहाँ पर अवार्ड जो है वो भी आपका एक ऋणात्मक अभिप्रेरणा में कार्य करेगा, क्योंकि वो जाना किस क्षेत्र में चाहता है, खेल में। इसी तरह प्रतिद्वंद्विता का भाव, कंपटीशन, कि बता दें कि वो बच्चा मतलब यानी कि कितना होशियार है दूसरा बच्चा, ठीक है, तो उसको ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। तो ये सब दूसरों की यानी कि निंदा करके, ठीक है, प्रशंसा, निंदा या प्रशंसा दोनों आपके ये सब नकारात्मक अभिप्रेरणा में आएंगे। इसको हम बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं, इंस्ट्रिंसिक, ठीक है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ इनहेंसिंग लर्निंग मोटिवेशन, ठीक है। तो हम अभिप्रेरणा को विद्यार्थियों की कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहला है सीखने की इच्छा जागृत करके, ठीक है। अगर हम मोटिवेशन को, जब कोई बच्चा अगर सीखना ही नहीं चाहता, तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि उसमें सीखने की इच्छा जागृत करना, ठीक है। जब बच्चे में सीखने की इच्छा जागृत होगी, यानी कि वो सीखना जल्दी चाहेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन, उसकी जो सीखने की प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि होगी, अभिप्रेरणा में वृद्धि होगी। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके, जब हम नई चीज़ कोई पढ़ाते हैं, अगर उसको हम पिछली नॉलेज से रिलेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि हमें तो ये तो आधा याद ही है,
ठीक है, तो इससे भी मोटिवेशन में वृद्धि होती है, अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है परिणाम का ज्ञान। आपने कोई भी कार्य किया तो आपको रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहेंगे, ठीक है, यानी कि हर कोई अपने जो परिणाम को जानना चाहता है। तो परिणाम अगर बच्चों को स्पष्ट तौर पर जल्दी बताया जाता है तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन में वृद्धि होती है, यानी कि वो फिर उसके बाद कार्य जल्दी करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। फोर्थ है प्रतियोगिताएं करा के, जब हम कंपटीशन कराते हैं, ठीक है, तो इसमें भी बच्चों की मोटिवेशन में वृद्धि होती है। प्रशंसा और आलोचना, पुरस्कार और दंड, ये दोनों लगभग एक ही बात हैं, ठीक है। प्रशंसा करके भी हम मोटिवेशन में वृद्धि कर सकते हैं, आलोचना करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ये कि ये आपका धनात्मक प्रोत्साहन और एक ऋणात्मक प्रोत्साहन में कार्य करते हैं। जैसे पुरस्कार देना धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दंड भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में, प्रकार और विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियों के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।